क्या कोई चलते हुए भी रुका हुआ हो सकता है? हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर क्लासेस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं 1D काइनेमैटिक्स की। चैप्टर का नाम तो मोशन है, पर इसके अंदर की डिटेल्स में हम रेस्ट, मोशन, डिस्टेंस और वेलोसिटी को बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल से तोड़कर समझेंगे। मैं आपको समझाता हूं कि ये कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करने हैं और इनके पीछे का एग्जैक्ट लॉजिक क्या है। तो चलो अपने उस पहले सवाल पर वापस आते हैं। कैन समवन बी मूविंग एंड एट रेस्ट एट द एग्जैक्ट सेम टाइम? इमेजिन करो कि तुम एक मूविंग बस में अपनी सीट पर बैठे हो। तुम्हारे बगल वाले पैसेंजर के हिसाब से क्या तुम मूव कर रही हो? नहीं, तुम एग्जैक्टली उसके रिस्पेक्ट में एट रेस्ट हो। लेकिन वाह, ये तो मैं हमेशा सोच रही थी। अगर मैं उस बस की विंडो से बाहर देख रही हूँ तो रोड साइड के पेड़ और बिल्डिंग्स मुझे पीछे की तरफ जाते हुए लगते हैं, और अगर कोई इंसान सड़क पर खड़ा मुझे देख रहा है तो मैं बस के साथ आगे मूव कर रही हूँ। तो एक ही टाइम पर मैं रुकी हुई भी हूँ और चल भी रही हूँ। मतलब ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है उससे सब कुछ बदल जाता है। Section 1. Origin and Reference Points. Bang on. और इसीलिए ऑब्जर्वर के इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमें फिजिक्स में सबसे पहले एक फिक्स्ड स्टार्टिंग लाइन चाहिए होती है, जिसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चीट कोड याद रखना, जब भी ओरिजिन को डिफाइन करना हो, यू हैव टू राइट एग्जैक्टली दिस, द स्पेसिफाइड रेफरेंस पॉइंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे एनसीईआरटी का ही वो क्लासिक एग्जाम्पल देखो। अगर मैं कहता हूं कि एक विलेज का स्कूल उसके रेलवे स्टेशन से एग्जैक्टली 2 किलोमीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो यहां हमने स्कूल की पोजीशन को रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में लॉक कर दिया, तो रेलवे स्टेशन हमारा ओरिजिन बन गया। बिना ओरिजिन के 2 किलोमीटर्स नॉर्थ का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। Section 2. Distance versus displacement. लेकिन सर, एक प्रैक्टिकल डाउट आ रहा है मुझे। अगर मैं स्टेशन से गांव का लंबा चक्कर लगाकर स्कूल पहुंचती हूं, तो इस लॉन्ग पाथ को ट्रैवल करने में और सिंपली अपनी फाइनल जगह पर डिस्प्लेस होने में क्या फर्क होता है? बहुत ही डीप सवाल पूछा तुमने, और यही हमारी दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के बीच का फर्क है। एक है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। तुम दोस्तों के घर गई, घूम फिर कर गई, वो सब ऐड होगा। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। बट डिस्प्लेसमेंट एकदम स्टबर्न है। वो केवल शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन देखता है तुम्हारे इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का। और सबसे बड़ा रूल याद रखना, डिस्प्लेसमेंट तभी कंप्लीट माना जाता है जब उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड हो। आओ इस नंबर लाइन को देखकर मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट O से स्टार्ट करके आगे C, B क्रॉस करते हुए पॉइंट A तक जाता है, वो वहां रुकता नहीं, वापस टर्न लेता है और उसी रास्ते से C पर आकर रुक जाता है। अब ध्यान से कैलकुलेशन देखो। डिस्टेंस कवर्ड होगा पहले O से A यानी 60 किलोमीटर्स, प्लस A से वापस C यानी 35 किलोमीटर्स। टोटल डिस्टेंस हुआ 95 किलोमीटर्स। पर अब डिस्प्लेसमेंट देखो, उसकी फाइनल औकात सिर्फ O से C तक की स्ट्रेट लाइन है, जो कि एग्जैक्टली 35 किलोमीटर्स है। दोनों वैल्यूज अलग। पाथ चाहे कितना भी लंबा हो, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ शुरुआत और आखिर से मतलब है। लेकिन सर, एक एक्सट्रीम केस में सोच रही हूं। अगर मैं सुबह घर से निकली, स्कूल गई और शाम को ठीक वापस वहीं घर पर आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट का वो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन लॉजिक कैसे अप्लाई होगा? मेरी पोजीशन तो वही की वहीं रह गई, तो मेरा नेट रिजल्ट क्या जीरो मान लिया जाएगा? 100% जीरो मान लिया जाएगा, और यही इस टॉपिक का सबसे फेवरेट बोर्ड एग्जाम ट्रिक है। इस राउंड ट्रिप में ऑब्जेक्ट O से A तक 60 किलोमीटर्स गया और A से वापस O तक 60 किलोमीटर्स आया। टोटल पाथ लेंथ यानी तुम्हारा डिस्टेंस ऐड होकर 120 किलोमीटर्स हो गया। लेकिन क्योंकि तुम्हारा इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, कोई शॉर्टेस्ट पाथ बचा ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट फॉर्मली स्ट्रिक्टली जीरो हो गया। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पर एक्चुअल ट्रैवल होने पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा। Section 3. Uniform versus non-uniform motion. अब जब हम पाथ का लॉजिक सेट कर चुके हैं, तो आओ ये देखते हैं कि मोशन स्मूथ है या रुक रुक कर चल रहा है। हाँ, जैसे हाईवे पर मेरी गाड़ी स्मूथ चलती है पर क्राउडेड मार्केट में ब्रेक लग जाता है। इन्हें मैथमेटिकली कैसे कंपेयर करें? इस डेटा टेबल को अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से एनालाइज करें तो सब साफ हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ए का कॉलम देखो। सुबह 9:30 पर वो 10 मीटर पर था, 9:45 पर 20 मीटर्स, 10 o'clock पर 30 मीटर्स। नोटिस कर रहे हो? हर 15 मिनट के इक्वल टाइम इंटरवल में वो एग्जैक्टली 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। जब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर होते हैं, तब बनता है परफेक्ट यूनिफॉर्म मोशन। वहीं ऑब्जेक्ट बी देखो, हर 15 मिनट में कोई पैटर्न नहीं है, कभी 7 मीटर, कभी 4 मीटर, कभी एकदम जंप। जब डिस्टेंसेस अनइक्वल होते हैं बराबर टाइम में, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, जैसे तुम्हारा वो मार्केट वाला एग्जाम्पल। Section 4. Measuring the rate of motion.
लेकिन सर, जब कोई चीज फ्रीली मूव कर रही है तो ये रेट ऑफ मोशन हम एग्जैक्ट नंबर्स में कैसे कैप्चर करेंगे? मुझे एक सॉलिड मेट्रिक चाहिए इस मोशन की जल्दबाजी को नापने के लिए, और वो सॉलिड मेट्रिक हमारी एवरीडे लाइफ में हर जगह दिखता है। जैसे इस ग्राफिक में क्रिकेट बॉलर की स्पीड दी गई है 143 किलोमीटर पर आवर। यही हमारी मेजरमेंट है जिसे हम स्पीड बोलते हैं। साइंस के रूल्स के हिसाब से इसकी SI यूनिट होती है मीटर्स पर सेकेंड या M/S। फॉर्मूला सिंपल है, आपने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। मैं हमेशा कहता हूं बोर्ड एग्जाम में SI यूनिट्स लिखना कभी भूलना मत, वरना डायरेक्ट आधा मार्क कट जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि कोई भी 100% ऑफ द टाइम सेम स्पीड पर ड्राइव नहीं करता। कभी ट्रैफिक कम तो गाड़ी तेज, कभी जैम तो स्लो। ऐसे में एवरेज स्पीड गेम में आती है। एग्जाम के लिए इस डेफिनेशन को लॉक कर लो। एवरेज स्पीड इज obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken। और इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है, v is equal to s divided by t, जहां v स्पीड है, s टोटल डिस्टेंस है और t टोटल टाइम टेकन। आओ अब इसे एक रियल सम पर टेस्ट करते हैं। चलते हैं इस लाइव व्हाइट बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग राउंड पर और एग्जाम्पल 7.1 को तोड़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पहले 16 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है 4 सेकंड्स में, और फिर सडनली स्पीड अप करके अगला 16 मीटर कवर कर लेता है बस 2 सेकंड्स में। रूल के हिसाब से हमारा स्टेप 1 क्या होगा? टोटल डिस्टेंस निकालो। मैं लिख रहा हूं 16 + 16 हुआ 32 मीटर्स। ठीक है, अब उस फॉर्मूला के डिनोमिनेटर के लिए मैं स्टेप 2 में टोटल टाइम निकालती हूँ। वो होगा 4 सेकंड्स + 2 सेकंड्स विच इक्वल्स 6 सेकंड्स। दोनों वैल्यूज को मैं अपने फाइनल फ्रैक्शन फॉर्म में रख लेती हूँ। परफेक्ट स्टेप्स को फॉलो किया तुमने, और अब फाइनली स्टेप 3 में v इक्वल टू s/t लगाएंगे तो 32 मीटर्स डिवाइडेड बाय 6 सेकंड्स। कैलकुलेट करने पर फ्रैक्शन आएगा अप्रोक्सीमेटली 5.33 मीटर्स पर सेकंड। ये मिल गई हमारी ओवरऑल जर्नी की एवरेज स्पीड। कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलस नहीं, सिर्फ प्योर सिंपल लॉजिक। Section 5. Velocity. Speed with direction. लेकिन सर, स्पीड ने मुझे बता दिया कि मैं 5.33 मीटर्स पर सेकंड भाग रही हूँ, पर मैं किस तरफ भाग रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन गायब है। हाईवे पर तो नॉर्थ साउथ नेविगेशन चाहिए ना, सिर्फ स्पीड तो अधूरी पिक्चर हुई ना। तुम्हारा दिमाग एकदम सही ट्रैक पर चल रहा है। स्पीड अपनी जगह परफेक्ट है, पर जब तुम उस न्यूमेरिकल स्पीड के साथ एक फिक्स्ड कंपास डायरेक्शन चिपका देते हो तो वो बन जाती है वेलोसिटी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, वेलोसिटी को बदलने के लिए जरूरी नहीं तुम स्पीड बदलो। अगर तुम कांस्टेंट 50 किलोमीटर्स पर आवर पर कार का स्टीयरिंग घुमाकर डायरेक्शन बदल लो, तब भी फिजिक्स कहती है तुम्हारी वेलोसिटी बदल गई। डायरेक्शन और स्पीड दोनों वेलोसिटी के कंट्रोल में रहते हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इस सेक्शन का सबसे बड़ा आखिरी हथियार पकड़ा रहा हूं। अगर किसी केस में वेलोसिटी रैंडमली नहीं बल्कि यूनिफॉर्म रेट से बदल रही हो, जैसे ग्रेविटी के अंदर गिरती हुई कोई चीज, तब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तुम्हें टोटल डिस्टेंस बाय टाइम वाला लंबा रास्ता नहीं लेना पड़ेगा। तुम सिंपली पहली और आखिरी वैल्यू का अरिथमेटिक मीन ले सकते हो। ये रहा तुम्हारा शॉर्टकट, VAV इज इक्वल टू U प्लस V होल डिवाइडेड बाई 2। इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। टाइम बचेगा और एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। बच्चों, आज हमने काइनेमेटिक्स के पूरे फाउंडेशन पिलर खड़े कर दिए हैं। ओरिजिन से चलकर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का झमेला समझा, यूनिफॉर्म मोशन देखा और आखिर में स्पीड और वेलोसिटी पर कमांड हासिल कर ली। मैं ये एक्सप्लेनर एंड करने जा रहा हूं पर एक थॉट तुम्हारे दिमाग में छोड़कर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ना तो कांस्टेंट है और ना रेस्ट पर है, बल्कि हर सेकंड लगातार मैथमेटिकली चेंज हो रही है, तो उस बदलाव की रफ्तार को क्या नाम दोगे? ओह, मैं समझ रही हूँ। अभी स्पीड का बदलाव बचा है। ये तो मुझे अब इस टॉपिक पर और भी क्यूरियस कर रहा है। इसका मैथमेटिकल रेट क्या निकल के आएगा? इस नए पजल का मैं डेफिनेटली इंतजार कर रही हूँ। और उसी पजल को फिजिक्स कहता है एक्सेलरेशन, जिसे हम अपने अगले एक्सप्लेनर में ठीक इसी तरह तोड़ कर समझेंगे। तब तक मोशन को आसपास ऑब्जर्व करते रहो, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप लर्निंग।